हाय, कितनी गर्मी है यार। भाई साहब, हेलो वेलकम। कैसे आप सब लोग? बहुत गर्मी है और भाई बहुत गर्मी है कसम से। मेरा नाम है फ्रांसिस और आप देख रहे हैं गेम अरीना रिएक्ट्स। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की वीडियो पे वन मोर टाइम, जो कि है गर्मी पे। हाय गर्मी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022। इस आर्टिकल को देखिए, उसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मी। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की ये हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न। भाई वाकई में गर्मी थी। और मतलब देखो, अभी 2024 चल रहा है, मेरे माथे से पसीना आ रहा है, ये देखो। और मतलब मेरे कूलर है रूम में, बस एसी वेसी नहीं है, ठीक है ना। इस गर्मी में भाई जिसके पास एसी है वही वही सरवाइव कर सकता है भाई। हम जैसे लोग तो भाई साहब माथे का पसीना ही छोड़ते रहते हैं। हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड। फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर अरे रिकॉर्डेड। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ अरे एवर रिकॉर्डेड। दादा। पिछले 11 महीने दोस्तों धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हो ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसे ही अनबेरेबल टेम्परेचर्स देखे गए। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर अरे गया। भाई साहब। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखी गई। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है, यहां तक कि केरला जैसी जगहों पर भी जहां आमतौर पर हीट वेव्स नहीं रिकॉर्ड होती। और अब नॉर्थ इंडिया में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर्स देखे जा रहे हैं। भाई 46 डिग्री मैक्सिमम अभी तक गया। अभी अभी आज मंडे का दिन है, मतलब नहीं नहीं नहीं, आज अभी मैं नाइट के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे का रात है। मतलब जैसे मंडे से ट्यूसडे चेंज होता है ना, तो वो ट्यूसडे का दिन शुरू होने वाला है। आज रिकॉर्डेड टेम्परेचर यहाँ यूपी में लगभग लगभग लखनऊ के पास यहाँ पे 45 डिग्री का फॉरकास्ट है। सोचो 45 डिग्री फॉरकास्ट प्लस ह्यूमिडिटी, तो हम लोग को भाई साहब करीब 50 डिग्री का हीट इंडेक्स मान लो यहाँ पे। तो ये इस हिसाब से वो उतनी ह्यूमिडिटी तो है नहीं, 46 47 48 मान के चलते हैं ऐसा। तो भाई बहुत गर्मी है, मतलब अनबेरेबल गर्मी। एक सीधा कारण इस सब के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या ये इकलौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं 2 और कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और लोकल लेवल पर क्या सॉल्यूशन है इसका। क्या कर सकते हैं हम सब इस गर्मी से बचने के लिए। पहले तो हमें यह समझना होगा दोस्तों कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए खबर को। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil, and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील भाई साहब यहाँ गर्मी पड़ रही है और ब्राजील में फ्लड्स आ रहे हैं। वाह। में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब ओ गए। भाई साउथ साहब। अफ्रीका में क्या हो रहा है, भयंकर ड्राउट की सिचुएशन अरे देखने को मिल रही है। The southern African region is experiencing a severe South drought, with many Africa, families unable to cater for their daily Zimbabwe. needs, like food. I just spoke with some of the Zimbabwe. elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. ऐसा ड्राउट जो पिछले कई दशकों में नहीं आया है, इसलिए कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट करी है बाकी दुनिया से, भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है,
एल नीनियो। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एक्सट्रीम होती जा रही है साल भर साल। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन, शॉर्ट में कहा जाए तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता है। इससे ऊपर पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज के बीच का जो रिलेशनशिप है। अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, गर्मियों के बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट एल नीनियो का ही पड़ता है। क्या है ये एल नीनियो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करो ये पूरा समुद्र एक टब की तरह है, एक बाथ टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चले जाता है, फिर उसके बाद उधर से वापस इधर आता है। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसे होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज्यादा आसानी से हो जाता है और उस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करो दोस्तों कि ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ गई, ये हवाएं इतनी तेजी से नहीं बह रही पैसिफिक ओशन के ऊपर से। क्या होगा? हाँ, जो अपवेलिंग है वो कमजोर होगी, ऑलमोस्ट अब होगी। जो ऑस्ट्रेलिया तक सरफेस जा पर रहा है गर्म वो पानी है वो बीच कंसिस्टेंटली में रुक गर्म ही जाएगा। रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो बीच सकती में ही है। रुक तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। का रीजन काफी ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है। लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, कभी ये हर 4 साल बाद हो जाता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद होता है। लेकिन जब ये होता है एल नीनियो तो ये 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन इस एल नीनियो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं, हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई थी, आपको याद हो अगर 2020 में बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर्स हुई थी, उसके पीछे कारण भी यही एल नीनियो का इवेंट है। आखिरी एल नीनियो का इवेंट हुआ था 2018-19 में, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला था। यही कारण कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स दिसंबर 2019 में देखी गई थी। उसके बाद से आज के दिन जनवरी 2023 से लेकर अभी तक एक और एल नीनियो चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहां ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण कि आज ब्राजील में भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक उल्टा फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि है ला नीनिया। ये दोनों वर्ड स्पेनिश से आते हैं वैसे। एल नीनियो का मतलब है द बॉय और ला नीनिया का मतलब है द गर्ल। जो नॉर्मल कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जो पैसिफिक ओशंस में होती है नॉर्मली, अगर वो एक्सट्रीम में चली जाए तो ला नीनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेड विंड्स चल रही है वेस्ट की डायरेक्शन में वो और स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में चलने लगती है। इसकी वजह से और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और ज्यादा बारिश होने लगती है ला नीनिया के केस में ऑस्ट्रेलिया में। ला नीनिया के इवेंट्स यूजुअली ज्यादा लंबे चलते हैं, ये 1, 2, 3, 4 साल तक भी चल सकते हैं। 2018-19 के एल नीनियो के बाद भाई ला नीनिया ही चले यार, एल नीनियो ना चले, ला नीनिया ही चले। मतलब हमको लड़की पसंद है, आई एम स्ट्रेट आई एम स्ट्रेट ब्रो, हमको लड़की पसंद है, ठीक है ना। तो हाँ, लड़कियों में इंटरेस्ट है। ला नीनिया बाद जब ला नीनिया आया 2020-21 में, तो वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी तेज बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में। मार्च 2021 की आप खबरें देख सकते हैं, फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पिछले 30 सालों में हुए एल नीनियो और ला नीनिया के इवेंट्स को ग्राफ पर डिपिक्ट किया गया है। जो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है रेड कलर में वो एल नीनियो वाले इवेंट्स है, और जितना ज्यादा ऊपर उठेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनियो का इवेंट रहा है। अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनियो का इवेंट 2015-16 में देखा गया था। उसके बाद 1997-98 वाला। भाई मेरे को अभी से प्यास लग रही है। मतलब मैं लगभग, मेरे को 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए पानी पीते हुए, लेकिन भाई इतना पसीना निकल गया ना, जैसे कमरे में जैसे ह्यूमिडिटी टाइप की है। मतलब एक तो मैं क्या बोलते हैं, सबसे टॉप वाले फ्लोर पे रहता हूँ। मतलब 2 फ्लोर का कमरा है, मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है। तो मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो फर्स्ट फ्लोर है ये जो लगभग टेरेस ही है, तो टेरेस में जो पड़ता है हीट, तो वो पूरा का पूरा टेरेस हीट हो जाता है। उसके बाद जब जो गर्मी पड़ती है ना भाई साहब, मतलब दिन में अनबेरेबल। और भाई कूलर तक काम नहीं करता,
कूलर काम नहीं करता है भाई, इसलिए मैंने कहा था कि जिसके पास एसी है वही सुकून से है भाई साहब। वाला था और फिर अब जो हम देख रहे हैं 2023 और 24 वाला। दूसरी तरफ नीचे ब्लू कलर में आप ला नीनिया के इवेंट्स देख सकते हैं। 2020-21 में लेटेस्ट वाला हुआ जो कि ऑल द वे अप टू जनवरी 2023 तक चला। इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो ला नीनिया हुआ था वो 1999 और 2000 में हुआ था। और लेटेस्ट टाइम पर अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि एल नीनियो का ग्राफ वापस से नीचे जा रहा है और साइंटिस्ट का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला नीनिया शुरू हो सकता है। इससे इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इंडिया का जो मानसून है वो बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश का मौसम था उस समय बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी एल नीनियो की वजह से, और यही एल नीनियो एक बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से 2023 और 2024 की गर्मियां बहुत गर्म रही, जिसकी वजह से सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ड्राउट्स देखने को मिले हैं और दुबई में हुई भारी बारिश और फ्लड्स के पीछे भी इसका हाथ बताया जाता है कुछ हद तक। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एल नीनियो का इफेक्ट और ज्यादा एक्सट्रीम बनता जा रहा है, यानी कि एल नीनियो की वजह से आए फ्लड्स और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं, हीट वेव्स और ज्यादा भयंकर बनती जा रही हैं। यही कारण है कि केरला में आज तक सिर्फ 2 बारी हीट वेव की वार्निंग दी गई है। पहली बार 2016 में था और दूसरी बार 2024 में। दोनों ही टाइम एक एल नीनियो चल रहा था। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया है हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए। ये कहते हैं अगर प्लेन्स में टेंपरेचर 40 डिग्री के ऊपर हो, कोस्टल एरियाज में टेंपरेचर 37 डिग्री के ऊपर हो और पहाड़ों में टेंपरेचर 30 डिग्री के ऊपर हो, इसके अलावा टेंपरेचर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहे तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी, और अगर ये 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए तो एक सिवियर हीट वेव डिक्लेयर करी जाएगी। लेकिन अगर टेंपरेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस करता है तो बिना और किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है। इधर 46 है, इधर कल का मतलब आज का रिपोर्ट, आज ट्यूसडे है, आज का रिपोर्ट भाई 45 है। मैंने गूगल पे चेक किया, आज का रिपोर्ट 45 है, तो मतलब भाई सीवियर हीट वेव आने वाली है। दिन में लगभग 2:30 बजे या 1:30 बजे के करीब 45 डिग्री पहुंचेगा आज भाई साहब। अब ये तो हुई दोस्तों टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर को इतना ज्यादा यूजफुल मैट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो मई के महीने में दिल्ली में 45 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर टॉलरेट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टॉलरेट करना। मुंबई में 38 डिग्री ज्यादा अनबेरेबल लगता है दिल्ली के 45 डिग्री के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में उतना ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स को टॉलरेट करना मुश्किल होते जाता है। ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है वैसे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर हवा कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी है, जितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है उतना कर रही है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। ये चीज वैसे आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी। और बात यह है कि जितनी ज्यादा गर्म होती है हवा उतनी ही ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर होल्ड करने की। गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड किया जा सकता है एज कंपेयर। तो अभी मैंने बताया ना कि मतलब मेरे छत से पूरी गर्म हीट नीचे आती है, मतलब जैसे गर्म हीट वो फेंकता है, मतलब क्या बोलूँ, गर्म हवा कर देता है। तो जब मैं कूलर चलाता हूँ तो भाई कूलर से ठंडी हवा प्लस ऊपर की गर्म हवा दोनों मिल के एकदम कतई ह्यूमिडिटी कतई गर्म भाई अनबेरेबल भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कूलर काम नहीं करता टू ठंडी हवा में। इसका मतलब है कि अगर ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होगा, और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतना ही मुश्किल होता जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीनों को इवेपोरेट करना। और पसीने आना, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी का नंबर 1 तरीका है हमारे को ठंडा रखने का। अगर हवा में बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमें पसीने आ ही नहीं पाएंगे और हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रख ही नहीं पाएगी, यानी कि बहुत ही जानलेवा हो सकता है। इसी रीजन से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर करना जरूरी है, और एक मैट्रिक जो इन दोनों चीजों को साथ में कंसीडर करता है वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअली में जो गर्मी है बाहर वो कितनी गर्म फील हो रही है हमारी बॉडी को। फोन की वेदर ऐप पर आप अक्सर देखते होंगे मुंबई में जैसे टेम्परेचर लिख रखा है 31 डिग्रीज, लेकिन फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐप्स में इसे रियल फील करके लिखा जाता है। ये फील्स लाइक वाला इंडिकेटर हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स के लेवल और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उनका कॉरस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स। अगर 35 डिग्री के टेम्परेचर पर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो आपको फील होएगा कि ये 41 डिग्री का टेम्परेचर हो जैसे, लेकिन इसी टेम्परेचर पर अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है तो फीलिंग आएगी 53 डिग्री सेल्सियस जितने खतरनाक टेम्परेचर। और ये रेड कलर की कैटेगरी में आता है, यानी एक्सट्रीम डेंजर। इस हीट इंडेक्स पर आपको एक हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने का बहुत ही हाई चांस है। और यही रीजन है कि फिलीपींस में जो अभी हीट वेव आई थी वो इतनी खतरनाक और जानलेवा क्यों थी, क्योंकि वहां पर हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जो लोग इस चीज को नहीं जानते वो शायद एक्चुअल टेम्परेचर को देखकर कहें कि अरे टेम्परेचर तो सिर्फ 40 या 41 ही दिखा रहा है, कोई इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं होगी। लेकिन हीट इंडेक्स पर यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन 32 से लेकर 41 डिग्री का जो हीट इंडेक्स है उसमें भी आपको एक्सट्रीम कॉशन लेनी होती है। अगर आप
धूप में ज्यादा टाइम बिताएंगे या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वहां भी पॉसिबल है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए। ऐसे ही वो केसेस सुनने को मिलते हैं जहां पर लोग अपनी जान खो देते हैं गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से। और यही रीजन है कि टेम्परेचर वाइज दिल्ली में गर्मी अभी ज्यादा है, लेकिन हीट इंडेक्स वाइज कितना बेरेबल है बाहर रहना, जून एंड में ये इंटॉलरेबल हो जाता है, क्योंकि तब बारिश का मौसम नजदीक होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हवा में। हालांकि आज हालत ऑलरेडी इतनी खराब हो गई है कि हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस पर टच कर रहा है दिल्ली में, और इस रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों में ये 56 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। अब इसके अलावा एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर हीट वेव्स का इंपैक्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा इफेक्ट जिसका सोल्यूशन कहीं ज्यादा आसान है और सारे इफेक्ट से, ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में कुछ जगह ज्यादा गर्म होती है, कुछ जगह ज्यादा ठंडी होती है। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी। जिधर 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 पेड़ होता है, जिधर पेड़ होता है, मतलब जैसे ये जो कमरा है, मतलब मेरी बिल्डिंग जो है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे पेड़ एक्चुअली ज़्यादा है, मतलब जैसे आसपास पेड़ है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, बगल में हाईवे है, तो हाईवे पे तुम निकल जाओगे तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, और फिर तुम यहाँ रूम या आंगन में टहलो तो थोड़ा सा कम, ऐसा लगता है कि कम कम गर्मी है, ठीक है। तो यही चीज़, मतलब यही चीज़ें, जहां ज्यादा पेड़ लगे होते हैं पार्क में या कहीं भी और, वहां का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। और जिन एरियाज में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कंक्रीट की, ग्लास की लंबी लंबी बिल्डिंगें लगी हुई हैं, 8-8 लेन के हाईवेज बने हुए हैं, एसफॉल्ट बिछा हुआ है, ये जगहें कुछ ज्यादा ही गर्म रहती है। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है, और एक बड़ा सिंपल रीजन है इसके पीछे, बिल्डिंगों में लगा हुआ ग्लास। बिल्डिंग और भाई आरसीसी हाईवे, मतलब आरसीसी जो किरणें, जो रेज, सनरेज पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब एक तो तुम हीट मार रहे हो, ऊपर से जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, सनरेज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो भाई जब तुम निकल जाओगे हाईवे पे, आरसीसी हाईवे पे, तो भाई एक तो तुम्हारी आँखों से नहीं दिखेगा, आंखें इतनी छोटी करके देखनी पड़ेगी, ऊपर से तुमको हीट इतना, भाई पैदल चलना मुनासिब नहीं है। बिल्डिंगों में लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ एसफाल्ट, ये सारी चीजें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। और एक शहर में जब बहुत सारा कंक्रीट एक साथ इकट्ठा हो, वहां प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होती, हवा की सर्कुलेशन भी नहीं होती, तो होता क्या है, पूरे दिन भर गर्मी में सारी हीट एब्जॉर्ब होती रहती है, हवा चलती नहीं ज्यादा, और रात में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो बाहर निकल कर आती है। इस इफेक्ट पर दिल्ली में एक स्टडी करी गई थी जिसने पाया कि जिन जगहों पर ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि कनॉट प्लेस, सीताराम बाजार, भिखाजी कामा प्लेस, ये जगह 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी एज कंपेयर टू वो जगह जहां पर ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जैसे कि हौस खास डिस्ट्रिक्ट पार्क, बुद्धा जयंती पार्क। सोचकर देखो दोस्तों, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा फर्क होता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए पेड़ों की, और यही कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि किसी भी शहर में सड़कों का जाल बिछा देना ये कोई डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। मैंने एक पुराने वीडियो में कहा था, जिसकी क्लिप काटकर कई लोग ट्विटर पर फैला रहे थे कि ये देखो, ये तो डेवलपमेंट के खिलाफ है। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है? डबल जवान लग रहा है भाई ये। हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उनके लिए कितने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं दोस्तों। कई ऐसे हाईवे हैं जिनको नेशनल पार्क के बीच में से निकाला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में से निकाला जा रहा है। शहरों के अंदर ये कंक्रीट और एसफाल्ट बिछा देना, सड़कों को बड़ा करना, मेरी राय में डेवलपमेंट नहीं है। मेरी राय में डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के लिए ढंग की वॉकेबल प्लेसेस बनाई जाए, ऐसे शहर बनाए जाए जहां बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चल कर जा सके कहीं पर भी। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इस चीज की बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि शहरों के अंदर जितनी ज्यादा जगह ऐसी हो जहां पर गाड़ियों को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, उतना ही अच्छा होगा लोगों के लिए। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जब कोरोना का टाइम हुआ था, लॉकडाउन लगा था 2019, 2018 करीब, 2020 करीब, तो मतलब जितने दिन का लॉकडाउन था उतने दिन में भाई, एक लॉकडाउन के बाद एक ऐसा लगा ना कि फ्रेश एयर प्लस थोड़ा सा कूल डाउन टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो हम लोग बेयर करते हैं उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर आ रहा था, क्योंकि भाई ग्रीनरी बढ़ रही थी। एक्चुअली गाड़ियाँ कम चल रही थी और ग्रीनरी बढ़ रही थी। गाड़ियों के स्मोक से या फिर हीट जो जनरेट करती हैं गाड़ियाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा हीट बढ़ने लगती है। तो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, लोग भी नहीं आ रहे थे बाहर, तो कम टेम्परेचर आ रहा था, ठीक है। तो मतलब ऐसा फील हो रहा था कि भाई ग्रीनरी बढ़ रही है और थोड़ा सा सांस लेने में भी अच्छा सा लग रहा था। अब जब से क्या बोलूँ,
और ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डेवलप्ड देशों के शहर समझने लग रहे हैं अब। पेरिस के शहर में ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, वहां की सरकार ने बड़े स्केल पर गाड़ियों को बैन किया शहर के अंदर से, एसफॉल्ट को हटाकर पेड़ लगाए, साइकिलिंग को प्रमोट किया। ये सारी चीजें की ताकि ये अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट कम हो और लोगों को एक ज्यादा कंफर्टेबल टेम्परेचर मिल पाए शहर में घूमने के लिए, ताकि लोग पैदल चल के जा सके एक से दूसरी जगह पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर बहुत जरूरी है। यहाँ पर एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया जाना एक और ऐसी चीज जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट बढ़ता है। गर्मी बढ़ती है बाहर, लोग घरों में एसी चलाते हैं। घरों में एसी चलाने का मतलब है कि दूसरी तरफ से बाहर गर्मी निकलेगी और बाहर का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, वो ज्यादा गर्म रहेगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव है नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्डिंग के डिजाइन में वेंटिलेशन इस तरीके से की जाए कि एसी की कम से कम जरूरत पड़े। हिस्टोरिकली हमारे पूर्वज अक्सर ऐसी बिल्डिंगों को डिजाइन किया करते थे। दुबई में ही इन ओल्ड बिल्डिंग्स को देख लो, इनके ऊपर एक इमारत सी बाहर आती है बिल्डिंगों के ऊपर से, जिसके ऊपर वेंटिलेशन का एरिया छोड़ा गया होता है ताकि हवा सर्कुलेट हो सके घर के अंदर। इसके अलावा कई जगहों पर छतों को एक्चुअली में व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। येल यूनिवर्सिटी की ये चीज मैंने करी है एक्चुअली। मतलब एक्चुअली मैंने वाइट पेंट नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा सा जो शीट होता है, बड़ा सा शीट मतलब एक लाइट कलर का बड़ा सा शीट मैं अपने मम्मी वाले कमरे के छत के ऊपर ऐसे लगाया हूँ, ताकि जो सनलाइट पड़ेगी वो मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए और ज़्यादा मतलब कम से कम हीट जनरेट हो। तो जो ये छत है वो कम से कम हीट रेडिएट करेगी। तो जो मेरा कमरा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैंने अपने कमरे के छत के ऊपर वो शीट नहीं लगाई है। मम्मी के जो कमरा है मम्मी पापा का, तो उसके ऊपर शीट लगाई है, तो फिर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा लगता है वो चीज़। वेबसाइट पर इस आर्टिकल को देखिए, अपने घरों की छतों को ये एक्चुअली में काम करता है। मैं इसको अप्लाई करके देखा हूँ। अगर आप व्हाइट कलर से पेंट कर दोगे तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क तो इसी चीज से ही पड़ जाएगा, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। और ये चीज सिर्फ शहरों के लिए नहीं बल्कि रूरल एरियाज के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाइट पेंट के अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अपने घरों की छतों पर ग्रीनरी प्लांट करना, घास लगाना या फिर पेड़ उगाना। आप पूछोगे घरों में एसी लगाने की जगह और क्या कर सकते हैं हम, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हुआ आज इस मॉडर्न जमाने में? तो इसका एक सीधा जवाब है रेडिएंट कूलिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं ज्यादा पैसे बचते हैं एसी के कंपैरिजन में। इसमें होता क्या है, आप दीवारों के अंदर आप पाइप्स लगाते हो पानी की, जिसके अंदर से ठंडा पानी गुजरता है। दीवारों में क्योंकि ठंडा पानी गुजर रहा है, उससे आपका पूरा घर ठंडा रहता है बिना एसी। अरे यार, इससे मुझे ये याद आ गया, मतलब जो सीपीयू में हम लोग वो लगाते हैं ना, वाटर कूलिंग एआईओ पंप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई नई बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन असल में ये बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो किले बनाया करते थे, फोर्ट्स बनाते थे, ताजमहल जैसी चीजें बनाते थे, कैसे रखते थे वो उन्हें ठंडा? वाटर चैनल्स का इस्तेमाल करके। पानी के छोटे छोटे चैनल्स बिल्डिंग के आसपास बहते थे और पानी क्योंकि वहां से गुजरता था, इससे वो पूरा एरिया आसपास का ठंडा रहता था। वही कॉन्सेप्ट है ये। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से ना सिर्फ एक शहर ज्यादा ठंडा रहेगा बल्कि पैसे भी बचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली सरकारों को फोकस करना होगा कि शहरों को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाया जाए, और ज्यादा पेड़ और ज्यादा पार्क्स, ताकि ये हीट वेव का इंपैक्ट कम से कम हो सके। और ये सारे सॉल्यूशंस हमें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये हीट वेव्स और खतरनाक बनने वाली हैं और बड़ी बनने वाली हैं। एक रीसेंट स्टडी करी गई थी, फ्यूचर प्रोजेक्शंस फॉर द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। इसके अनुसार कुछ ही सालों में हमें ऑलमोस्ट परमानेंट मरीन हीट वेव्स देखने को मिलेंगी इंडियन ओशन में। साल 2050 तक कई सारे एरियाज में 220 से लेकर 250 दिन साल में हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसी में मैंने समझाया है कि अगर हमें शहरों को रहने लायक बनाना है तो गाड़ियों को बैन करना क्यों इतना जरूरी है। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो भाई मैं अपना चेहरा थोड़ा पोंछ लूं ऐसा, ठीक है। उसके बाद भाई जो चीज़ भाई ध्रुव भाई ने बताई है वो एक्चुअली में काम करती है, और एक्चुअली में ये फैक्ट है। लोग कहते हैं भाई ये आधे फैक्ट पे बात करते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च सही होती है ऑलमोस्ट, मतलब 99% इनकी रिसर्च सही होती है, मैं ये मानता हूँ। और भाई रही बात पेड़ लगाने की, तो एक काम कर सकते हो आप, जहाँ आपके कमरे में सनलाइट प्रॉपर आती हो, मतलब खिड़की खोलोगे तो थोड़ी बहुत सनलाइट आती है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, तो खिड़की पे छोटे छोटे प्लांट के गमले जो होते हैं आप लगा सकते हो। मतलब जैसे बोतल हो गए, बोतल काट के उसमें प्लांट कर सकते हो और फिर लगा सकते हो, तो आपके कमरे में प्लांट रहेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहेगा। एक्चुअली में ये काम करता है। ये रही बात इस वीडियो की, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एल निनो और लान में क्या था वो जो भी था, ठीक। तो काफ़ी वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।
और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।